नहीं है, लेकिन एक दो स्टूडेंट बोला है कि उसका थोड़ा ख़त्म हो गया है, कुछ हो गया है, तो सबको एक बार भेज देंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो एक्चुअल में डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे ए चाहिए, KT इक्वल टू 2.303 A बाई ए माइनस एक्स, एग्री। जहाँ पे ए क्या रहेगा, या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी ठीक है। इधर आते हैं तो थोड़ा सा कैमरा कैच करने में टाइम लगता है। एनीवे, तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे लिखना क्या है, KT इक्वल टू 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। ये क्या रहेगा यहाँ पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, और ए माइनस एक्स क्या रहेगा, T इक्वल टू 0 पे ए है ए, और T इक्वल टू टी पे है ए माइनस एक्स। तो ए माइनस एक्स है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट एनी टाइम टी, राइट। इसका मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को चाहिए था ए चाहिए, ए माइनस एक्स चाहिए, या इन दोनों का रेशियो चाहिए, रेशियो। बट एक्चुअल में ए और ए माइनस एक्स आपको डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, इनडायरेक्टली दिया रहेगा, और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से। लिखिए, द रेट ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक पॉइंट लिखिए, द रेट ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is measured by titrating a fixed amount of H2O2, is measured by titrating a fixed amount of H2O2 against a standard solution of KMnO4, a fixed amount of H2O2 against a standard solution of KMnO4, comma, here KMnO4 behave as oxidizing agent. अब चीज़ों को पहले समझिएगा, ठीक है। तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, एग्री। देखिए, आपने T इक्वल टू 0 पे सब लोग समझेंगे ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना के स्टोर किए थे, ओके स्टूडेंट। T इक्वल 0 पे क्या बना के प्रिपेयर किए, H2O2, और जैसे ही प्रिपेयर किए तो क्या H2O2 बनकर रहेगा या डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो डिकम्पोज होना शुरू होगा, तो अब हम लोग टाइम टू टाइम मेजर करेंगे कि कितना डिकम्पोज हुआ। तो टाइम टू टाइम मेजर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा H2O2, जैसे लैब में हम लोग कैसे काम करते हैं,
पूरे ओरिजिनल सॉल्यूशन को ख़राब कर देते हैं या उसमें से थोड़ा लेकर चेक करते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा H2O2 इसमें डालेंगे, ठीक है स्टूडेंट, और H2O2 ये जो H2O2 वाला लेंगे उसमें KMnO4 थोड़ा केयरफुली डालते रहेंगे। और KMnO4 का रोल क्या रहेगा? के फ्रॉस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? H2O2 को। एग्री? तो एक्चुअल में KMnO4 बचा हुआ H2O2 को ही तो ऑक्सीडाइज करेगा। KMnO4 अगर यहाँ पे किसको ऑक्सीडाइज करेगा? तो सर दोनों तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर दो ऑक्सीडाइजिंग, इफ दे आर टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग एक वीक रहेगा। तो ये H2O2 और KMnO4 में कौन स्ट्रॉन्ग है? KMnO4। तो KMnO4 वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, तो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो एक्चुअल में KMnO4 जो यहाँ से H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो गया, उसको तो करेगा नहीं कुछ, जो बचा हुआ H2O2 है उसी को तो करेगा। तो एक्चुअल में T1 पे मान लेते हैं कि मेरे पास इस सॉल्यूशन में C1 है, तो उसके लिए हो सकता है कि KMnO4 का खर्च, ऐसे मान लीजिए KMnO4 का खर्च A1 हो, C1 है तो उसके लिए कुछ खर्च B1 हो, C2 है तो उसके लिए KMnO4 का खर्च B2 हो, C3 है उसके लिए KMnO4 का खर्च क्या हुआ है? B3, राइट? KMnO4 किसके लिए खर्च होगा? H2O2 के लिए। एग्री? तो जितना ज़्यादा भाई H2O2 रहेगा उतना ही तो KMnO4 ज़्यादा खर्च होगा। तो इस लॉजिक के साथ सबसे ज़्यादा KMnO4 कब खर्च होगा? सर T=0 पे, बिकॉज T=0 पे H2O2 सबसे ज़्यादा रहा होगा, राइट? और जैसे जैसे टाइम पास करेगा वैसे वैसे KMnO4 इस सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज करने के लिए उसका अमाउंट कम होता रहेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के लिए और वहाँ पे कोई बचेगा नहीं। H2O2 तो धीरे धीरे खुद से टूट रहा है, राइट? तो क्या यहाँ पे हम लोग इस लॉजिक के साथ बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ KMnO4 required against the titration of H2O2 directly proportional to amount of H2O2 remaining at that time. Is it okay? यहाँ तक आइए, यहाँ तक चीज़ों को आप समझ पाए? तो क्या मैंने H2O2 के पूरे सॉल्यूशन को ख़राब कर रहा हूँ, डिस्ट्रॉय कर दिया, या इसका थोड़ा थोड़ा निकाल कर हम लोग यहाँ पे चेक किए? तो सर आपने थोड़ा सा H2O2 यहाँ पे निकाला, तो भाई फिर यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। अगर H2O2 का 10 ml है और इसका 10 लीटर है H2O2 का यहाँ पे बचा हुआ, तो कर सकते हैं 10 ml के लिए इतना KMnO4, तो 1 ml के लिए कितना KMnO4, तो इतना ml के लिए कितना KMnO4। कैसे ब्लड टेस्ट में हम लोग करते हैं? ब्लड टेस्ट में 10 ml या 20 ml ब्लड अगर लिया जाता है मान लीजिए, और 20 ml से पूरे बॉडी में जितना ब्लड है उसमें हेमोग्लोबिन का परसेंटेज बता दिया जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल? जस्ट बाय यूनिटरी मेथड, राइट? चलिए अब यहाँ देखिए, तो अब यहाँ पे आपको इस तरीके से और इन सब क्वेश्चन में स्टूडेंट मोटा मोटी ये प्रूफ करना रहता है
to prove that this reaction is the example of first order kinetics, और उसमें आपको एक डेटा दिया रहेगा, a volume of KMnO4 required for टाइट्रेशन T1 पे V1, T2 पे V2, T3 पे V3 और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये लिखा रहेगा V इन्फिनिटी। ओके, लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। T इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब ए रिएक्शन ओवर तो T इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या आपके सोल्यूशन में H2O2 है? नहीं है, सब डिकम्पोज हो गया। तो उस टाइम पे इस केस में KMnO4 का रिक्वायरमेंट होगा क्या? नो। और क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, और एक एनी टाइम T ले लेते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा बेटर रहेगा, एट एनी टाइम T पे VT, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए? T इक्वल टू 0 पे मेरे पास H2O2 कितना है? A है। T इक्वल टू 0 पे मेरे पास H2O2 का अमाउंट A है, एग्री? और उस टाइम पे KMnO4 कितना खर्च हुआ है? V0। और एट एनी टाइम T पे मेरे पास H2O2 कितना है? A माइनस एक्स, तो A माइनस एक्स के लिए तो VT खर्च होगा। तो इन दोनों से क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं? तो आपको A और A माइनस एक्स नहीं दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था V0 और VT। तो A बाई A माइनस एक्स इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? V0 बाई VT। दिया हुआ है KMnO4 का वैल्यू और वहां से प्रूफ करना है इसका, जबकि A और A माइनस एक्स नहीं दिया था। तो भाई मुझे A और A माइनस एक्स चाहिए भी नहीं, मुझे उसका रेशियो से मतलब था, राइट? यहां तक लिख लीजिए। हो गया ना? अब यहाँ देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। ए टाइम के नीचे में उसके नीचे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लिखे हैं। वॉल्यूम किसका? KMnO4। किसके लिए? रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन, राइट? चलिए यहाँ देखिए,
अब स्टूडेंट क्या डायरेक्टली हम लोग a बाई ए माइनस एक्स के बदले a भी लिख सकते हैं 2.33 लॉग वी नोट बाई वी टी? एग्री ना? अब T1 लिखेंगे तो T1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा V1, एग्री? T1 पे क्या लेंगे V1, V नोट तो सेम ही रहेगा और फाइंड आउट क्या करेंगे यहाँ से K1, एग्री? फिर T2 लिखेंगे, फिर वहाँ से क्या लिखेंगे V2। अब V2 पे क्या फाइंड आउट करेंगे K2, और अगर K1 इक्वल टू K2 हो गया, क्या हो गया, इफ़ K1 बिकम्स इक्वल टू K2 तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक कोई थ्योरी नहीं था, ये एक्चुअली आरसीएम का या जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी को थ्योरी बना के पढ़ाया गया है। ओके हो गया ना? चलिए अब लिखिए डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हेडिंग बनाइएगा डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा देखिए स्टूडेंट, सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे विदाउट टेकिंग एनीथिंग। अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, तो सिर्फ इसको हीट करेंगे विदाउट टेकिंग एनीथिंग, तब क्या बनेगा? नहीं लगता कि यहाँ से नाइट्रोजन गैस बनकर आउट हो जाएगा और Cl माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा? T इक्वल टू 0 ए पे 0 0 नाइट्रोजन गैस T इक्वल टू 0 पे आपके पास था, और ऐसे आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का आपको कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, जो प्रॉब्लम था। यहाँ पे टाइम टू टाइम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है। T इक्वल टू 0 पे नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम 0, T इक्वल टू T1 पे वॉल्यूम V1, T इक्वल टू T2 पे वॉल्यूम V2, T इक्वल टू T पे वॉल्यूम VT और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे वॉल्यूम V इन्फिनिटी। एग्री? यहाँ से अगर X तो उधर कितना बनेगा? देखिए तो सही है, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि A और A दिया हुआ ही नहीं रहेगा। चाहिए था इसका, ये मेरा सबस्ट्रेट है राइट, इसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था, बट यहाँ पे डेटा में दिया रहेगा नाइट्रोजन गैस का और उसके हेल्प से आपको निकालना है। तो क्या यहाँ पे A बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X?
एग्री है या नहीं है? ओके, इसका मतलब है कि वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक इक्वेशन बन गया एट एनी टाइम टी। और तब बोले इनफाइनाइट टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम का मतलब कि व्हेन रिएक्शन ओवर कंप्लीट, व्हेन रिएक्शन कंप्लीटली ओवर, राइट। तो व्हेन रिएक्शन कंप्लीटली ओवर देन व्हाट, जब रिएक्शन कंप्लीटली ओवर हो जाएगा तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा स्टूडेंट? ए ना। क्या लिख सकते हैं? टी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये जीरो हो जाएगा, सॉरी ए क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या बन जाएगा ए, और ए बन जाएगा ए। तो अब देखिए आपको इसको प्रूफ करने के लिए आपको चाहिए क्या था? ए चाहिए था और ए माइनस एक्स, बट हम लोग के पास एक्स है और ए है, तो क्या इन दोनों से ए माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस वी इन्फिनिटी माइनस वी टी लिख पाएंगे? दिस माइनस दिस, सेकेंड माइनस फर्स्ट तो कर सकते हैं ना भाई, ऐसा रूल है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए माइनस सी ऑल्सो डायरेक्टली टू बी माइनस डी, राइट। ठीक है ना। तो चलिए अब आपके पास ए भी है, अब इसको बोल दीजिए थर्ड, और सेकेंड को थर्ड से डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड को थर्ड से डिवाइड करते हैं, एग्री? क्या मिल जाएगा व्हेन सेकेंड डिवाइड बाई थर्ड? ए बाई ए माइनस एक्स, ए बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए तो? वी इन्फिनिटी बाई वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। हो गया? एग्री? अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग को एक चाहिए तो ए और ए माइनस एक्स नहीं चाहिए था, उसका रेशियो से मतलब था, तो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, तो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए के बदले लिखेंगे वी इन्फिनिटी और ए माइनस एक्स के बदले लिखेंगे वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। अब करना क्या है कि टी, अब यहाँ देखिएगा टी वन यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग वी वन लिखेंगे, एग्री? बोला कीजिए भाई तभी आगे बढ़ूंगा। और टी टू लिखे, बोलते ही नहीं है तो पेन कैसे पढ़ेगा आगे? टी टू लिखेंगे तो भी टी वन तो वी वन, तो यहाँ से निकालेंगे के वन, राइट। और टी टू पे वी टू तो निकालेंगे के टू, और अगर के वन इक्वल, इफ के वन इक्वल टू के टू हो गया तो क्या प्रूफ हो जाएगा? इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये भी एक कभी के टाइम पे पूछा हुआ है, 6 to 8 मार्क्स के बीच का क्वेश्चन था कभी एक आईआईटी का सब्जेक्टिव, ओके। बट अभी इसको मैं थ्योरी बना के ही आपको पढ़ा दिया, लिख लीजिए बढ़िया से। तो इसमें डायरेक्टली इसका अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से डायरेक्ट रिजल्ट लेना, निकालना। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा।
हो गया ना? ठीक है, हटाए। अच्छा, सारे ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट, आप मोल कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाया हूँ आप लोग को, मोलरिटी, तो प्लीज़ रिवीजन कर लीजिएगा। मैं इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में बिना कॉन्सेंट्रेशन का आपको नहीं समझा पाऊँगा। इसमें जितना भी कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाए हैं, हाउ कैन बी कन्वर्ट मोलरिटी इनटू मोलरिटी एंड वाइस वर्सा, मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी का, तो सब कुछ रिवीजन करके रेडी रहिएगा। ओके, अब तब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा, और तब तक इधर रिडॉक्स खत्म हो जाएगा। रिडॉक्स खत्म होगा तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम में आ जाएगा, राइट? एक दो दिन के अंदर मैं वेव स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट, कि एसएचएम का टॉपिक कवर करने के बाद। अब लिखिए, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। तो बाद में कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा सा आपको पढ़ा देंगे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ इन्वर्ट शुगर या इन्वर्सन ऑफ शुगर। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास सुक्रोज है C12H22O11, और इसमें H2O2 दे रहे हैं, मतलब लॉट ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो आप जानते हैं क्या बनता है, C6 ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है, राइट? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इस डिकम्पोजिशन को इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, कह सकते हैं, काइंड ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट इस डिकम्पोजिशन को भी प्रूफ करने के लिए कि इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें मुझे चाहिए था कॉन्सेंट्रेशन किसका, ए का, और एट एनी टाइम टी ए माइनस ए चाहिए था, ए माइनस एक्स चाहिए था। बट इसमें ए और ए माइनस एक्स नहीं दिया रहेगा, दिया कुछ और रहेगा। ये नीट के असाइनमेंट में भी मिलेगा क्वेश्चन। तो लिखिए, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज मेजर्ड, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन is measured by measuring the change in angle of rotation by measuring the change of angle of rotation in a polarimeter। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो है हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करते थे, वो उसके लिए खास इक्विपमेंट था जिसका नाम था पोलरीमीटर, राइट? द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन। चेंज इन एंगल को अंडरलाइन कर दीजिएगा, चेंज बोल रहा हूं, एंगल ऑफ रोटेशन नहीं, चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन, चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन बाय ए पोलरीमीटर। नीचे एक और पॉइंट बनाइए, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कॉमा, ग्लूकोज इज ऑल्सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी and fructose is levorotatory, and fructose is levorotatory। full stop। The change produced in rotatory power, the change produced in rotatory power at any time t, at any time t directly proportional to
amount of sucrose decomposed at that time. मैंने ए बोला. चेंज इन रोटेशन ऑफ पोलरीमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अमाउंट ऑफ सुक्रोज डिकम्पोज. देखिए तो वहां पे कितना बचा हुआ है एट एनी टाइम टी? बोलते ही नहीं है भाई आप लोग. एम बचा हुआ कितना है? ए माइनस एक्स. तो यहां से गया कितना? जो गया उसी को तो डिकम्पोज बोलेंगे. तो यहाँ पे जो मैंने लिखा डेल चेंज इन रोटेशन इन पोलरीमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. ए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है लैब का. ओके, इसका मतलब मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे रोटेशन था आर नॉट और t इक्वल टू टी पे रोटेशन है आर टी. तो आर टी माइनस आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट क्या बताएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बताएगा, राइट? तो आपको इसका अमाउंट नहीं दिया रहेगा, ये पोलरीमीटर का एंगल ऑफ रोटेशन दिया रहेगा. ओके स्टूडेंट, तो टाइम और ए रोटेशन t इक्वल टू 0 पे रोटेशन आर नॉट, टी इक्वल टू T1 पे रोटेशन R1, t इक्वल टू टी पे रोटेशन, t इक्वल टू T2 पे रोटेशन R2, t इक्वल टू टी पे रोटेशन RT, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे रोटेशन का नाम R इन्फिनिटी बोल देते हैं. एग्री? चलिए, तो यहाँ देखिएगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात कीजिए. t इक्वल टू टी पे तो आपने लिख लिया. t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चेंज ऑफ रोटेशन क्या रहेगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आप मेल कीजिए. तो 0 पे था आर नॉट, अब यहाँ पे है आर इन्फिनिटी. क्या लिख सकते हैं? आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट, चेंज ऑफ एंगल. और जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा तो सुक्रोज में से हाउ मच अमाउंट ऑफ सुक्रोज डिकम्पोज? ए. वेरी गुड. तो भाई हम लोग को x भी मिल गया और a भी मिल गया. क्या यहाँ से a माइनस एक्स भी निकाल लेंगे? सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट माइनस आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स. एग्री? आर नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आर इन्फिनिटी माइनस आर टी. अब माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए. इक्वेशन फर्स्ट को देखिए और थर्ड को देखिए. इक्वेशन सेकंड को देखिए और थर्ड को देखिए. सेकंड में ए है और थर्ड में ए माइनस एक्स है. आपको रेशियो किसका चाहिए था प्रूफ करने के लिए? ए बाई ए माइनस एक्स, राइट? डायरेक्ट आरसी मुखर्जी का वर्कआउट सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, तो a बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू लिखिएगा सर आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट और आर इन्फिनिटी माइनस आर टी. एग्री? यहाँ तक आ जाइए. तब के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स. के टी इक्वल टू 2.03 लॉग
आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। अब करना क्या है, T1 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे R1 लिखिएगा, तो T1 पे R1, बाकी तो सब सेम रहेगा, निकालेंगे K1 एग्री, और T2 पे R2 निकालेंगे क्या K2, और अगर K1 इक्वल टू K2 हो गया, इसका मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल है बट आपको अभी रिक्वायर्ड नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, और अगर रहेगा भी तो कहीं मिलेगा भी तो एक्चुअली सब प्रॉब्लम ही था, इसको मैं थ्योरी बनाने की कोशिश किया। तो इस केमिकल काइनेटिक्स को मैं ओवर कर रहा हूँ स्टूडेंट, और अब आपका काम है कि आप क्वेश्चन बैंक और होम असाइनमेंट अपना अपना रेस्पेक्टिव, मेडिकल वाले मेडिकल का क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, आईआईटी वाले आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, मेडिकल वाले मेडिकल का होम असाइनमेंट बनाएंगे, आईआईटी वाले अपना आईआईटी बनाएंगे, एग्री? ओके, नेक्स्ट क्लास फिजिकल केमिस्ट्री का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना?